गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्क्रीन देख के पता चल गया होगा कि सर आज किसकी बात करने वाले हैं। यस, आप लोग बहुत अच्छे हो, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रही है। एक्चुअली मैं अपने फ़ोन की बात कर रहा हूँ। ओके, सो AQL, व्हाट इज़ AQL? ये इस वीडियो में हम कंज्यूमर रिस्क एंड प्रोड्यूसर रिस्क के बारे में बात करने वाले हैं और उन दोनों की कैलकुलेशन करने के लिए हमें AQL एंड LTPD समझना है। ठीक है, ओके। नाउ AQL, if all the units of production are non-defective, if all the units of production are non-defective, the situation is ideal. yes, ये तो सही बात है। अगर डिफेक्टिव कुछ है ही नहीं तो उससे अच्छी बात तो क्या हो सकती है। लेकिन बट दिस विल नॉट हैपन इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। समझ सकते हैं हम, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब मास प्रोडक्शन होता है, प्रमोशन याद आ गया, मास प्रोडक्शन होता है तो उसमें डिफेक्टिवनेस रहने के चांसेस है और 100% है। ठीक है, थोड़ा बहुत वो रेशियो अप डाउन हो सकता है, लेकिन ज़ीरो डिफेक्टिव दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सम डिफेक्टिव यूनिट्स विल ऑलवेज बी फाउंड इन अ लॉट। यस, a consumer will not hesitate to accept the lot if the number of defectives in the lot is up to a certain extent. Yes, ये हमें पता है कि भैया हम जब कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं तो हमें पता है कि कुछ थोड़ा बहुत डिफेक्टिवनेस तो उसमें होता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल होता है। वी कैन बेयर दिस, ओके, अप टू सम एक्सटेंट। द लेवल ऑफ फ्रैक्शन डिफेक्टिव एट विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू एक्सेप्ट द लॉट इज डिनोटेड बाय P1। ओके, ये वो लेवल कि जहाँ तक कि डिफेक्टिवनेस कंज्यूमर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है तो उसे हम कहेंगे P1, दैट इज नथिंग बट P डैश। ओके, AQL इज नथिंग बट द फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव, दैट इज कॉल्ड P डैश। ओके, पर यहाँ पे हम उसे P-1 कहेंगे। इफ द प्रपोर्शन डिफेक्टिव इज P1 और लेस देन इट, द लॉट मे बी रिगार्डेड एज ऑफ गुड quality and it should be accepted. This level denoting good quality is known as acceptable quality level. Okay, and is as given above, it is denoted by P1. Okay, in the production, this is an example for this. In the production of screws, if it is decided to accept the lot, if the proportion of defective screws is 3% or less, 3% or less, then P1 is equal to 0.03. I think this is some printing mistake. Okay, then P1 is equal to 0.03 and AQL is also equal to 0.03. This is AQL. Okay, but for calculation we consider it as P dash. Okay, so what is AQL? Okay, very simple. अब क्या है LTPD? ओके, लॉट टॉलरेंस प्रोडक्शन प्रपोर्शन डिफेक्टिव, LTPD। ओके, LAPD नहीं है, लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, याद रखना, ये LTPD है, लॉट टॉलरेंस प्रपोर्शन डिफेक्टिव। ओके, आपने हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा। ओके, क्या कहते हैं उसे यार, हैंड्स अप कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे भी याद नहीं है, अभी भूल गया मैं। ठीक है, चलो छोड़ो उसको। ठीक है, सिमिलरली अभी जो हमने पढ़ा उसके सिमिलर, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इन द लॉट इज मोर देन अ पर्टिकुलर लेवल, द लॉट मे बी रिगार्डेड एज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी एंड कंज्यूमर विल नॉट बी प्रिपेयर्ड टू परचेज इट। सीधी बात है, अगर एक लेवल से ज़्यादा डिफेक्टिवनेस है तो हम कभी उसको परचेज। अब आपके सामने मैं एक अच्छी कंपनी का फ़ोन रख दूँ और एक चाइना मेड फ़ोन रख दूँ, तो आप बताओ किसको आप चूज़ करोगे और क्यों? रीज़न के साथ सोचो। सर, फिक्स है कि चाइना फ़ोन में डिफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, हमारे जो एक्सेप्टेंस लेवल है उससे भी ज़्यादा होती है। सो चाइना फ़ोन, हाँ उसकी प्राइस कम होती है, ठीक है, उसकी प्राइस कम होती है, लेकिन वहाँ पे डिफेक्टिवनेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको शायद पता नहीं होगा, जब नए नए चाइना के फ़ोन इंडियन मार्केट में आए तो दुकान वालों ने बोर्ड लगाया हुआ था, चले तो रात तक, नहीं तो चांद तक। दैट मीन्स अगर चल गया तो चांद तक जाएगा, और नहीं चला तो फिर तो रात को ही आपका बिगड़ जाएगा फ़ोन। ठीक है, तो ऐसे बोर्ड लगाए हुए थे क्योंकि उसमें डिफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा थी। वाई?
क्योंकि वहाँ पे चाइना में जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत ही ह्यूज प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। उसकी गवर्नमेंट उसको बहुत प्रमोट करती है ज़्यादा मास प्रोडक्शन के लिए, और उसकी वजह से तो चाइनीज़ आइटम बहुत सस्ती मिलती है हमें, ठीक है, लेकिन उसमें फिर डिफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। ओके, सो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको ताकि ये अच्छे से आप इसको समझ पाओ। दिस प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इज डिनोटेड बाय P2। ओके, AQL को हम P1 कहेंगे, P1 डैश, एंड LTPD को हम कहेंगे P2। ओके, and if the proportion of defectives in the lot is P2 or more than that, the lot may be regarded as of bad quality and should be rejected। this सीधी सी बात है। This level of quality is known as lot tolerance proportion defective and is given above। it is denoted by P2। okay, in the above example of screws, if it is decided to reject the lot if the proportion of defective screws is 7% or more, then P2 is equal to 0.07 और LTPD भी क्या हो जाएगा 0.07। तो ये थियरी था, ठीक है, व्हाट इज AQL, व्हाट इज LTPD, और उसे हम ये क्या है हमारे लिए, ये P डैश है। जैसे सब में हमें पता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान SSP दिया होता है, उसके साथ एक प्रोपोर्शन डिफेक्टिव दिया होता है जिसे हम P डैश कहते हैं, यही है ये P डैश है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ करना है हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए, प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क, ठीक है। प्रोड्यूसर का रिस्क फाइंड करना है और कंज्यूमर का रिस्क फाइंड करना है। क्या है ये चीज, वी हैव सीन दैट इन एन एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान द डिसीजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ लॉट इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ अ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। ये तो हमें पता है कि जो SSP दिया होता है उसमें हम जो स्मॉल n है, दिस इज कॉल्ड सैंपल, उसका हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसी का इंस्पेक्शन होता है और उससे डिसाइड करते हैं कि जो पूरा लॉट है यानी जो कैपिटल N है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट द लॉट मे बी रियली ऑफ गुड क्वालिटी। यस, अब देखिए ये जो स्टेटिस्टिकल मेथड्स होती है, ओके, साइंटिफिक मेथड है ये, डेफिनेटली अच्छी मेथड है, लेकिन ये भी इसमें भी डिफेक्टिवनेस हो सकता है। जैसे मैंने कहा आपको कि प्रोडक्शन में डिफेक्टिव हो सकता है, वैसे मेथड में भी डिफेक्टिवनेस हो सकता है। ये मेथड है, ठीक है। वो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, व्हाट वी आर डूइंग, हम 1000 यूनिट हमारे पास है लेकिन हम सबका इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम उसमें से कुछ सिलेक्टेड जो सैंपल है उसका हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि जो पूरा लॉट है वो सही है या नहीं। तो आप सोचो, अगर आपने जो सैंपल सिलेक्ट किया है वही अगर सही तरीके से सिलेक्ट नहीं हुआ है तो आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है ना, आपने जो सैंपल सिलेक्ट किए हैं अगर वो सिलेक्शन में ही कुछ गलती है तो जो मेथड है वो कैसे आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी, ठीक है। देखिए ये एग्जांपल से आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा क्या कहना चाहता है। समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट द लॉट मे बी रियली ऑफ अ गुड क्वालिटी, यस, अच्छी क्वालिटी का लॉट है, बट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स ऑब्जर्व्ड इन द सैंपल मे बी मोर देन द एक्सेप्टेंस नंबर C। पर जो सैंपल में डिफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट्स है वो हमारे एक्सेप्टेंस लेवल से ज़्यादा है, ओके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लॉट मे बी रिजेक्टेड बाय द सैम्पलिंग प्लान, ठीक है, तो लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, दिस डिसीजन इज नॉट करेक्ट। क्या लगता है आपको, डिसीजन सही है या गलत है? डेफिनेटली गलत है सर। पूरा लॉट अगर सही है लेकिन कुछ सैंपल की वजह से, जैसे नहीं होता है कि अगर आम की एक टोकरी लेने जा रहे हैं हम, ठीक है, पर उसमें 1-2 आम गलत है और हमारी नज़र सीधी वो आम पे जाती है जो गलत है, सही नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे लॉट को रिजेक्ट कर देंगे, है ना। लेकिन उसके आजू बाजू जो आम है वो तो अच्छे थे, तो बेचारे उनके साथ अन्याय हो गया, राइट। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये अन्याय का फल किसे भुगतना पड़ेगा पता है आपको? प्रोड्यूसर को। बिकॉज अगर प्रोडक्शन अच्छा है लेकिन सैम्पलिंग प्लान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है तो पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाएगा, और पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाएगा तो ये तो बड़ा लॉस होगा प्रोड्यूसर के लिए, राइट। This decision is not correct and the producer will have to suffer years because of it. The lot is really of good quality and it should be accepted
but as a result of sampling plan it is rejected. The probability of rejecting a good lot is known as producer risk and it is denoted by alpha. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अल्फा एज अ थियरी, आपको ये याद रखना है। लेकिन याद रखना कि प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, AQL का, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल। ओके, और उससे जो अल्फा मिलेगा वो फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, AQL दैट इज P डैश, उसका यूज करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस फाइंड करेंगे और उसको हम 1 में से जब माइनस करेंगे सो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दैट इज नथिंग बट द प्रोड्यूसर्स रिस्क। ओके, सो क्लियर हो गया ये प्रोड्यूसर रिस्क। देखो प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क कुछ नहीं है, वो एक क्या कह सकते हैं आप, इसे कह सकते हैं आप एरर इन सैम्पलिंग प्लान। ओके, देखिए अब कंज्यूमर रिस्क की बात करते हैं। ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, कंज्यूमर्स रिस्क। सिमिलरली इट मे आल्सो हैपन दैट द सबमिटेड लॉट मे बी ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। अब लॉट सही नहीं है, ठीक है, बट द प्रपोर्शन डिफेक्टिव इन द लॉट मे बी मोर देन द LTPD। ओके, बट इट मे बी एक्सेप्टेड बाय द सैम्पलिंग प्लान। हो सकता है ऐसा? हाँ सर, हो सकता है। पूरा लॉट गलत है लेकिन जब हमने सैंपल सिलेक्ट किए होंगे तो सारे सैंपल बहुत अच्छे थे, सैंपल अच्छे हैं लेकिन लॉट सही नहीं है। तो हम तो जो डिसीजन ले रहे हैं वो लॉट पे से, पूरे लॉट से ले रहे हैं या सैंपल से ले रहे हैं? सर सैंपल को देख के ले रहे हैं। तो अगर सैंपल ही सही है तो आप पूरे लॉट को एक्सेप्ट करोगे, है ना, लेकिन जो ये आपका डिसीजन है वो गलत है। ठीक है, so this is also an incorrect decision, yes definitely, and the consumer will have to suffer because of it। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर को नहीं, कंज्यूमर को लॉस होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर तो क्या करेगा, भैया सैम्पलिंग मेथड ने हमें हमारा लॉट एक्सेप्ट कर लिया है, भले जैसा भी है वो भी शायद जानता हो, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट हो गया है तो चलो बेचने के लिए भेज दो। अब बेचने के लिए भेज दिया, ठीक है, फिर पता चला कंज्यूमर के पास जाके पता चला कि भैया इसमें तो बहुत डिफेक्टिव है। आपने शायद पेपर में पढ़ा हो, बहुत टाइम आता है कि बहुत सारी कंपनियों ने अपनी बहुत सारी कार, यानी पूरे जो बैच में जो कार बनी हुई है उनको वापस ले लिया है कंज्यूमर से, उनको नई कार दे दी है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्टिवनेस रह गई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग प्लान उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था और वो सेल करने के लिए मार्केट में भी चली गई थी। ठीक है, पर किसको सफ़र करना पड़ा? यस, कंज्यूमर को। लेकिन फिर भी कंपनी अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए ये रिप्लेसमेंट करती है। ठीक है, और आपको भी पता है, आप जब मोबाइल नया परचेस करते हो तो 1 ईयर का आपको वारंटी देती है और उसके लिए बहुत सारे सर्विस सेंटर भी खुले होते हैं जहाँ पे आप अपना मोबाइल जाके रिपेयर करवा सकते हो। ठीक है, सो देखो, अगर रेप्यूटेड कंपनी है तो वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए बहुत सारे काम करती है, लेकिन अगर रेप्यूटेड नहीं है तो आप समझ सकते हो आपको ही सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, एज अ कंज्यूमर। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द सैम्पलिंग प्लान ही विल हैव टू एक्सेप्ट द लॉट of inferior quality. Okay, the probability of accepting a lot of bad quality is known as consumer risk and it is denoted by beta. Yes, producer risk को alpha कहेंगे, consumer risk को beta कहेंगे। Yes, so beta is nothing but this and we will use LTPD as P dash to calculate beta. And what is beta? Finally, the probability of acceptance. देखो डिफरेंस समझना, अगर आपको producer risk ढूंढना है, कैलकुलेशन वही है। हमारे आगे के वीडियो में हमने जो कैलकुलेशन किया है हमें वही कैलकुलेशन करना है, कुछ नया नहीं करना है। सिर्फ जो पी डेस का नाम था ये वहाँ पे ये उसे कहते हैं AQL एंड LTPD, नथिंग एल्स। एंड वो कैलकुलेशन करने के बाद आपको अल्फा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है। अल्फा के लिए आपको करना क्या है, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपने ढूंढा है उसे माइनस करना है। और बीटा के लिए आपको क्या करना है, बीटा के लिए आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है उसी को आपको बीटा कहना है। ओके, तो ये हो जाएगा कंज्यूमर रिस्क और वो हो जाएगा प्रोड्यूसर रिस्क। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, कंज्यूमर रिस्क के लिए हम यूज करेंगे LTPD एज P डैश एंड प्रोड्यूसर रिस्क के लिए हम यूज करेंगे AQL एज P डैश। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं इसकी। सो समझ में आ गया ये? ठीक है, ओके, व्हाट इज कंज्यूमर रिस्क एंड व्हाट इज प्रोड्यूसर रिस्क। एक मैं और तरीके से ट्राई करता हूं, ये सम करते हैं, डेफिनेटली करेंगे। गुड क्वालिटी लॉट एंड इंफीरियर क्वालिटी लॉट, ओके, और एक्सेप्ट
एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, ये सिंपल देखो, ये टेबल देख के आपको पता चल जाएगा व्हाट इज कंज्यूमर रिस्क एंड व्हाट इज प्रोड्यूसर रिस्क। अच्छा, गुड क्वालिटी लॉट है तो सर उसे तो एक्सेप्ट होना ही है, तो सही है, ठीक है, तो ये तो सही है। लेकिन अगर गुड क्वालिटी लॉट रिजेक्ट होगा तो दिस इज एन एरर। यस सर, ये एरर है, ये एरर है। ओके, अच्छा, इंफीरियर क्वालिटी, बैड क्वालिटी लॉट है और वो सैम्पलिंग मेथड से रिजेक्ट हो रहा है, सर सही है, अगर बैड क्वालिटी है तो उससे तो रिजेक्ट होना ही है, ठीक है। पर इंफीरियर क्वालिटी लॉट जो है वो सैम्पलिंग मेथड से एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, दिस इज एन एरर। यस, ये एरर है। ओके, सो देखो, ये भी एरर है, ये भी एरर है, ये सही डिसीजन है, ये इनकरेक्ट डिसीजन है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कौन भुगतेगा? तो आप सोचो, अगर अच्छी क्वालिटी का लॉट है लेकिन रिजेक्ट हो रहा है तो वो किससे प्रॉब्लम करेगा? प्रोड्यूसर को। दिस इज प्रोड्यूसर रिस्क। क्लियर? और अगर बुरी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का लॉट नहीं है फिर भी एक्सेप्ट हो रहा है और वो मार्केट में जाएगा, कंज्यूमर उसे परचेस करेगा, तो ये किसे प्रॉब्लम करेगा? कंज्यूमर को। सो दिस इज कंज्यूमर रिस्क। क्लियर? ओके, सो सिंपल। अगर ये दोनों चीज अच्छे से समझनी है, जस्ट ये टेबल आप एक बार समझ लो, खुद ट्राई करो एक बार, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। ओके, और फिर तो आप बहुत, मुझे पता है कि लिखने में आप सब मास्टर हो, ठीक है। अगर कुछ लिखना होगा इसके ऊपर से तो यू कैन डेफिनेटली डू दिस। ओके, चलिए अब सम करते हैं भैया फॉर एसएसपी। चलो एसएसपी दिया हुआ है। यस, सो कैपिटल एन इज इक्वल टू 50, स्मॉल एन इज इक्वल टू 12 एंड सी इज इक्वल टू 1। अब ये मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, यू नो डेट वेरी वेल। फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क। अब AQL गिवन है तो चलिए पहले हम प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करते हैं। ओके, बट कुछ भी फाइंड करने के लिए हमें इतना तो पता है कि हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम हाइपरजियोमेट्रिक यूज करेंगे या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, ठीक है। हम D 0 से स्टार्ट करेंगे, यस सर, अप टू C तक जाएंगे। अच्छा सर, C 1 है, ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ D फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे D 0 से C तक 1 तक जाना है, सो हमें ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। यस, गुड, ठीक है। और उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ D है उसका हमें फॉर्मूला कौन सा लेना है सर? यहाँ पे जो कैपिटल N है वो लेस देन 200 है, सो वी विल गो विथ, यस, विथ hypergeometric, and the formula of hypergeometric is np dash cd into n minus np dash c n minus d upon ncn। ये वाला हमें फॉर्मूला यूज करना है। गॉट इट? वेरी गुड। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैलकुलेशन। नाउ प्रोड्यूसर रिस्क। ओके, वी आर कैलकुलेटिंग प्रोड्यूसर रिस्क। नाउ फॉर दैट वी हैव P-1 और P-1 को हम क्या कहते हैं सर? P-1 को हम AQL कहते हैं और देखो AQL इज गिवन, ठीक है, 0.04। सो अप टू 4% ये एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल है, ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे अप टू 4%। लेकिन जैसे ही 4% से ऊपर जाएगा तो फिर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये AQL वो हमारा P' है, 4% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, सो 0.04। ओके, अब ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है, चलिए ये कैलकुलेट करना है। मैं अब डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। मुझे कैलकुलेट PA करना है, यस PA, और उसके लिए अच्छा NP' क्या हो जाएगा सर? NP' हो जाएगा NP' N क्या है सर? स्मॉल n 12, सॉरी कैपिटल N है 50 और P' इज 0.04, तो आई थिंक 2 आएगा। यस सर, 2 आएगा। ओके, नाउ 0 की कैलकुलेशन करते हैं। 0 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2C0 ओके इंटू 48C12 डिवाइडेड बाय 50C12। ओके, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। सर आपने तो बोला था अलग अलग कैलकुलेट करना है। यस, आपको वही करना है, लेकिन मैं आपको अभी
आपको पता चल गया है कि कैलकुलेशन कैसे होता है, तो मैं एक साथ बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो आप P0 का कैलकुलेशन अलग से कीजिए, P1 का कैलकुलेशन अलग से कीजिए। ओके, सो यहाँ पे 2C1 48C11 अपॉन 50C12। ओके, चलिए अब आंसर पता है आपको क्या आएगा सर। इसका क्या करेंगे, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या होगा सर, 48 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 36 फैक्टोरियल। और इसका आपको इनवर्स लेना है, इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका इनवर्स लेना है। सो 12 फैक्टोरियल 38 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल। ये सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। 2C1 2 होगा, उस 2C1 का आंसर 2 होगा, वहाँ पे आपको 2 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 2। नाउ 48 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 37 फैक्टोरियल। और ये तो एज इट इज़ आएगा। सो 12 फैक्टोरियल 38 एंड 50। ओके, चलिए अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 12 कैंसिल हो रहा है, 36 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा 38 एंड 37। और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 50 एंड 49। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल सर। 2 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखो ये 11 कैंसिल होगा, ये 12 कैंसिल होगा। अब ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अगर पता नहीं चल रहा है डेट मीन्स आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, तो उसको पहले अच्छे से देख लीजिए डियर, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम सम हाइपरज्योमेट्री के ही है। तो यहाँ पे ये 12 आएगा, ठीक है, ये मैंने कट किया। अच्छा, इसमें से और इसमें से ये कट होगा तो यहाँ पे तो सिर्फ 38 आएगा, ठीक है। और नीचे तो आपको बताइए यही आएगा 50 एंड 49। ओके, चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं, लाइए डिसिप्लिन टूल्स, यस। 38 इंटू 37 अपॉन 50 अपॉन 49। सो ये हो गया 0.5739। ओके, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 12 इंटू 38 डिवाइड बाई 50 एंड 49। सो यहाँ पे हमें मिला 0.3722, ठीक है। और इन दोनों का हम एडिशन कर लेते हैं। 0.5739 प्लस 3722, 0.3722। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, वो है 0.9461, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब आप बोलोगे सर आंसर नहीं आ रहा है। देखो ये ए नहीं है, अल्फा है, ठीक है, याद रखना। तो सर आपका तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। बिकॉज क्यों नहीं कर रहा है, देखो याद करो, प्रोड्यूसर रिस्क क्या कहते हैं सर, उसे अल्फा कहते हैं हम। और अल्फा का फॉर्मूला क्या है? यस, आपने जो फाइंड किया है उसमें उसको 1 में से माइनस करना है। सो अगर इसको मैं 1 में से माइनस कर दूं तो मेरा आंसर देख लीजिए क्या आ रहा है, 0.0539। और वैसा ही कुछ आंसर देखो 0.054 आ रहा है, तो बस वही आंसर है, ठीक है। तो ये याद रखना आप, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है आपको। फर्स्ट इज कि प्रोड्यूसर रिस्क के लिए आपको एक्यूएल यूज़ करना है, और कंज्यूमर रिस्क के लिए आपको एलटीपीडी यूज़ करना है। दूसरा, प्रोड्यूसर रिस्क जो होता है वो 1 - पीए होता है, ठीक है। और कंज्यूमर रिस्क जो होता है वो सिर्फ पीए होता है। जो पीए का आंसर मिलेगा वही हमारा बीटा होगा, ठीक है। अब वो करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। यस सर, ये तो क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यही कैलकुलेशन फिर से करना है, सभी कैलकुलेशन फिर से करना है हमें, ठीक है। हाँ, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये भी कैंसिल होगा, यस, ये भी कैंसिल होगा, क्योंकि हमारा पी डैश कैंसिल चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए नाउ फॉर कंज्यूमर रिस्क। कंज्यूमर रिस्क के लिए हमें जो पी डैश लेना है, ठीक है, वो होता है एलटीपीडी। और एलटीपीडी देखिए यहाँ पे गिवन है, कितना है सर, 0.08। और वो सीधी सी बात है, वो एक्यूएल से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। एलटीपीडी ओके 0.08। नाउ एनपी टेस्ट इज 50 इंटू 0.08, सो 4।
ओके, बस अब वही कैलकुलेशन जो हमने किया था वो फिर से हमें करना है। सो हमें फाइंड करना है PA। ओके, अब उसके लिए हमें P0 की कैलकुलेशन करनी है, P1 की कैलकुलेशन करनी है। चलिए P0 की कैलकुलेशन करते हैं। सो आंसर इज 4C0 46C12 अपॉन 50C12। कितना इजी है, कितना इजी है। ठीक है, हाइपर ज्योमेट्रिक। चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 4C1 फिर 46C11 अपॉन 50C12। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर तो 1 आएगा, तो इसे तो बाय बाय कह दीजिए आप ना। 46 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल एंड 34 फैक्टोरियल। ओके, प्लस यहाँ पे ये 4 तो आएगा ही आएगा 4C1 का। अच्छा, 46 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 35 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये 12 फैक्टोरियल, 38 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, गलती कर दी मैंने, नेक्स्ट स्टेप जो था वो अभी लिख दिया। ठीक है, 4 इंटू 46 फैक्टोरियल। हाँ, तो दोनों में मैंने गलती की है ना। आप यार बताते नहीं हो, गलती करता हूँ बताओ। पहले तो मेरे स्टूडेंट मुझे बता देते सर आप गलती कर रहे हो, आप लोग क्यों नहीं बता सकते? ट्राई करो बताने का। ठीक है, सो 12 फैक्टोरियल, 38 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल। ओके, प्लस यहाँ पे 4 एज इट इज, 46 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 35 फैक्टोरियल इंटू 12, 38 एंड 50। ओके, चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 34 एंड 38 में से 38 रहेगा। सो 38 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 35। ओके, इज इक्वल टू, तो ये भी कैंसिल हो गया, और इन दोनों में से 50 टू 47 रहेगा। सो डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 49 डिवाइड बाय 48 डिवाइड बाय 47। ओके, सो आंसर इज 0.32 एंड 05। ओके, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होगा, ये 4 आएगा। ओके, फिर ये 11 और 12 में से 12 आएगा। यस सर। ठीक है, फिर ये 35 और 38 में से 38, 37 एंड 36 आएगा। ओके, और ये तो आपको पता ही है, अप टू 47 आएगा। डिवाइड बाय 47, 48, 49, 50। ठीक है, सो आंसर इज 0.4396। ओके, अब इन दोनों को अगर ऐड कर दे हम, सो 0.3205 प्लस 0.4396, सो आंसर इज 0.7601। और हमें ढूंढना है कंज्यूमर रिस्क। कंज्यूमर रिस्क, और कंज्यूमर रिस्क को हम क्या कहते हैं सर? बीटा कहते हैं। और बीटा क्या होता है? PA। डेट मीन्स कि जो आंसर है वही हमारा आंसर होना चाहिए, और आप देख सकते हो वही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? यस सर, ये तो इजी लग रहा है, हमें करना कुछ नहीं है, वैसे ही जो कैलकुलेट पहले करते थे वैसे ही करना है। हमें P डैश गिवन होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 होंगे जिसका कुछ अलग अलग नाम होगा, AQL एंड LTPD। ओके, और फिर हमें उसके ऊपर से प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर रिस्क फाइंड करना है। वेरी सिंपल। ओके ओके, सो अवर नेक्स्ट सम। ओके, SSP इज गिवन। ओके, सो यहाँ पे हमें प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क विद हेल्प ऑफ AQL एंड LTPD फाइंड करना है। ठीक है, सो SSP गिवन है, कैपिटल N इज 200, स्मॉल n इज 15 एंड C इज 1। ओके, एंड ओके, ये दोनों P डैश है, हम जानते हैं। अच्छा, अब हमें ढूंढना क्या है सर? हमें ढूंढना है PA, और PA क्या होता है सर? D 0 से स्टार्ट होता है, अप टू C तक जाता है, राइट, अब तो C तक जाता है, और C यहाँ पे 1 है, और उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ D फाइंड करना होता है। सो हमें फाइंड करना पड़ेगा P0 एंड P1, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है, 1 तक जाना है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए जो PD का फॉर्मूला है जो अभी हमने देखा था, आपको पता है जो फॉर्मूला है NP डैश CD इंटू कैपिटल N माइनस NP डैश C N माइनस D। देखो, फॉर्मूला बार बार लिखने से एक फ़ायदा होगा कि वो याद रह जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करो, बार बार लिखो उसे, जितने भी सम आप सॉल्व कर रहे हो उसमें लिखो उसको। ठीक है,
ओके, इसको अभी बाय बाय कह देते, परेशान करेगा ये, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। नाउ आई एम फाइंडिंग प्रोड्यूसर रिस्क, ठीक है, प्रोड्यूसर रिस्क। अब सर प्रोड्यूसर रिस्क के लिए हमें P-1 चाहिए। P-1 को हम कहते हैं सर AQL, ठीक है, और यहाँ पे AQL गिवन है 0.015, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। अब उसके ऊपर से हम NP-, क्योंकि हमें ये वाले फॉर्मूला यूज़ करने हैं तो हमारे पास कैपिटल NP- चाहिए। अच्छा, ये 200 है, ये 0.015, यस। तो अगर हम 0.015 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर, सो हमें क्या मिलेगा, 200 इंटू 0.015, यस 3, दैट इज 3। ओके, चलिए, ओके। सो अब हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे P ऑफ A की। आप, मैंने फिर बता रहा हूँ मैं आपको, P0 का अलग कैलकुलेशन करो, P1 का अलग कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनरली जब सम बड़ा होगा तो आपको C इस तरीके से दिया होगा कि आप इजीली एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर समझो यहाँ पे C 3 दिया होता तो कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती, 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 2 की और 3 तक की, ठीक है, 4 कैलकुलेशन करनी पड़ती, ओके। पर यहाँ पे हमें 1 दिया हुआ है, सो एक साथ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ईजी है हमारे लिए। नाउ NP- इज 3, सो 3C0, ओके। अगर ये 3 है, 200 में से माइनस करेंगे 197, C15, और यहाँ पे ये हो जाएगा 200 C15, ओके, ये आंसर हो जाएगा, ओके। प्लस अब हम 1 के लिए, अब देखो 1 के लिए होता क्या है, ये 1 हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, इसकी इफेक्ट इस पे पड़ेगी और किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगी। अगर ये 1 होगा तो ये कम हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 3C1 इंटू 197 C14 डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर इज इक्वल 200 C15, ओके। सो अब कैलकुलेशन करते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 197 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, और 197 में से अगर 15 जाएगा 182 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू इसका इन्वर्स 15 185 अपॉन 200, ओके, ठीक है। वैसा यहाँ पे कुछ करेंगे, इसका 3 आंसर आएगा, इसका 197 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल इंटू 183 फैक्टोरियल, राइट। और ये तो एज इट इज़ आएगा 15 एंड 185 फैक्टोरियल अपॉन 200 फैक्टोरियल, ओके, ओके, वेरी गुड। सो अब कैलकुलेशन करते हैं, देखो 15 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो ये रहेगा 185, 184, 183 आई थिंक, ठीक है, और ये कैंसिल होगा, सो ये हो जाएगा 200, 199, 198। और देखो एक सिंपल सी बात है, अगर ये जो 3 है ना तो यहाँ पे 2-3 नंबर ही आएंगे। आपने अगर आगे का सम देखा होता तो आपको पता है, अगर ये 2 है, ये यहाँ पे 4 है, तो देखो ये नंबर्स 4 आएंगे, अप टू 4 नंबर्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा हिंट मिलेगा कि आपने कुछ सही गलत तो नहीं किया ना, इसलिए, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं, ये 3 है, ठीक है, ये 14 और 15 में से 14 चला जाएगा तो 15 रहेगा बाकी, ठीक है। अब ये 183 और 185 है, सो ये 184 और 185, ठीक है, ओके। अब ये तो यही रहेगा 200, ठीक है, इंटू 199 और इंटू 198, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर ढूंढ लेते हैं, ओके। 185 इंटू 184 इंटू 183, ओके। हाँ, मैं डायरेक्टली क्यों, अच्छा नहीं, हम वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते थे, 200 डिवाइडेड बाय 199 डिवाइडेड बाय 198, सो आंसर इज 0.7905 प्लस, अब इसका आंसर ढूंढ लेते हैं हम, 3 इंटू 15 इंटू 184 इंटू 185, ओके, डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 199 डिवाइडेड बाय 198, सो आंसर इज 0.7905
1944। ओके, अब इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। सो क्या है, लाइट की वजह से मुझे वहाँ पे दिखता नहीं एक्चुअली, इसलिए मुझे ऐसे देखना पड़ता है। 7905 0.7905 प्लस 1944 0.1944। सो ये हमारा हो गया, क्या हो गया सर, ये तो PA हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। लेकिन हमें तो सर ढूंढना था प्रोड्यूसर रिस्क, डेट इज नथिंग बट अल्फा, और उसका फॉर्मूला है 1 माइनस PA। तो यस, अगर इसको हम 1 में से माइनस करेंगे सो हमें आंसर मिलेगा 0.0151। ओके, सो ये हमारा आंसर होना चाहिए, और यू कैन से 0.0151 उन्होंने खा लिया है, हम क्या कर सकते हैं, हमने तो वहाँ तक आंसर दिया उन लोगों को। ठीक है, सो क्लियर हो गया ये? यस सर, क्लियर हो गया। अब सर कंज्यूमर रिस्क के लिए क्या करेंगे, फिर से यही सम करना है हमें, फिर से यही सम करना है हमें। ठीक है, कंज्यूमर रिस्क के लिए चलिए करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पूरा यहाँ से निकाल लेते हैं। यस, ये चला जाएगा पूरा। ओके, और अब हम कंज्यूमर रिस्क फाइंड करेंगे। कंज्यूमर रिस्क के लिए हमें चाहिए सर LTPD, और उसे ही हम कहते हैं P-2, और वो हमें गिवन है, कितना है भैया, ये रहा 0.03। ओके, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने बोला था ये ज़्यादा होगा, तो देखो ये 0.015 है और ये 0.030 है, ये ज़्यादा है। ठीक है, याद रखना, वो 3 और 15 को कंपेयर मत करना। ओके, सो ये P-2 0.03 है। ओके, सो हमें चाहिए अब NP-, यस NP-, और ये है 200 और ये है 0.03। सो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 6 मिलेगा हमें। ओके, नाउ अब हम सॉल्व करेंगे PA। चलिए, अगर 6 है तो 6C0 इंटू 194C15। देखिए मैं फार्मूला कैसे यूज़ कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो, सभी वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, ये फार्मूला में मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ। ठीक है, NP- की वैल्यू है 6, D की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, फर्स्ट वैल्यू 0 लेनी है, सेकेंड वैल्यू 1 लेनी है। ठीक है, फिर N माइनस अगर NP- करेंगे यानी 200 में से 6 माइनस करेंगे, सो वी विल हैव 194, और C अगर कैपिटल स्मॉल n में से D की वैल्यू जो 0 है वो माइनस करेंगे तो हमें 15 ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ तो हमें लिखना है 200C15। ठीक है, अब देखो ये 1 होगा तो ये 14 हो जाएगा, सो 6C1। ठीक है, और 194C14 डिवाइडेड बाय 200C15, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब देखो यहाँ पे 6 है तो 6 नंबर्स मिलने चाहिए हमें, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 194 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, और 194 माइनस 15, 194 माइनस 15, सो आंसर इज 179 फैक्टोरियल। ओके, ये गलती मत करना। ठीक है, ये तो हमने अभी किया था वही होगा। ओके, और ये हो जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा 194 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल, और आई थिंक ये 180 होगा। ठीक है, और ये तो हमें एज इट इज़ लिखना है, वो चेंज ही नहीं होगा कभी। एक बार आपने डिनोमिनेटर अच्छे से फाइंड कर लिया तो वो कभी चेंज होने वाला नहीं है, जो चेंज होगा वो न्यूमरेटर होगा। ठीक है, तो अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे कि आगे का कैलकुलेशन आप इजीली कर लोगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर आएंगे, आप देख सकते हो। अगर ये 15 कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो अप टू 185 यानी 180, 181, 182, 183, 184 एंड 185 वो सभी नंबर लिखने। वैसे यहाँ पे 200 से लेके 195 तक नंबर लिखने हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सब करना है, तो आप इजीली कर लोगे। और आपको पता है हम फाइंड कर रहे हैं कंज्यूमर रिस्क, दैट इज बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी इसका जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा मुझे अभी से पता है, देखो ये लिखा है मैंने 0.934, तो वही हमारा कंज्यूमर रिस्क होगा। ओके, क्लियर? यस सर, 2 सम करने के बाद तो क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए और सम करते हैं, ऐसा है नहीं।
अच्छा, अब ये सब देखिए, आपको थोड़ा सा तो हिंट मिल गया होगा कि सर ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का होना चाहिए। यस, वही है। ठीक है, एसएसपी देखो हमें गिवन है, कैपिटल एन इज इक्वल टू 1000, स्मॉल एन इज इक्वल टू 50 एंड सी इज इक्वल टू 1। ओके, स्मॉल एन 50। ओके, एंड अब हमें, आप देख सकते हो, हमें फाइंड जो करना है, पी ए फाइंड करना है। पी ए का फॉर्मूला हर बार लिखो, हर बार समझो उसे। 0 से स्टार्ट होगा, डी 0 से स्टार्ट होगा, सी कहाँ तक जाएगा सर, सी 1 है, 1 तक जाएगा। ठीक है, और पी ऑफ डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो हमें 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, ये अच्छा है कि सिर्फ 2 कैलकुलेशन हमें करनी है। ओके, सिर्फ 2 कैलकुलेशन हमें करनी है, राइट। ओके, अच्छा, उसके लिए हमें फॉर्मूला सर कौन सा यूज़ करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फॉर्मूला कौन सा रहेगा? ई रेस टू माइनस एन पी डैश इंटू एन पी डैश रेस टू डी अपॉन डी फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, राइट। चलिए, कंपेयर टू हाइपर जियोमेट्रिक, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इजी होता है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बहुत जल्दी से कैलकुलेट हो जाता है और सम वैल्यूज आर गिवन देयर, सो आपको यूज़ करके सिर्फ आंसर फाइंड करना होता है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करेंगे। फॉर दिस आवर पी डैश 1 इज AQL, राइट। और AQL देखो आपको गिवन है 0.04। ठीक है, अब अगर AQL गिवन है तो NP डैश क्या होगा? तो n स्मॉल n क्या है? यहाँ पे आपको स्मॉल n लेना है, ये डिफरेंस याद रखना। हाइपर जियोमेट्री के लिए कैपिटल N यूज होता है और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्मॉल n यूज होता है। सो 50 इंटू 0.04, सो आंसर इज 2, राइट। ओके, चलिए, तो NP डैश हमें मिल गया 2 और देखो उसकी ही e रेस टू माइनस 2 की वैल्यू हमें दी गई है, राइट। चलिए, PA फाइंड करते हैं। ओके, PA के लिए हमें P0 एंड P1 फाइंड करना है। सो सबसे पहले e रेस टू माइनस 2, ये क्या हो रहा है भैया, e रेस टू माइनस 2 माइनस 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस 2 2 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, हो गया। ओके सर, पहले तो इन दोनों में से e रेस टू माइनस 2 को आप कॉमन निकाल दो। ओके, अच्छा, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए 1, सॉरी ये माइनस मैंने गलती से लिखा है, इसको आप कंसीडर मत करना। ठीक है, चलिए मैं उसे वहाँ से हटा देता हूँ। ओके ओके, ठीक है। सो ये 1 होता है, आपको पता ही है। ठीक है, अब 2 रेस टू 1 2 एंड 1 फैक्टोरियल 1, 2 बाई 1 दैट इज 2। ठीक है, सो हमें अब करना क्या है, हमें अब इसकी वैल्यू जो हमें ऑलरेडी दी गई है 0.13534 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 0.13534, सो हमें आंसर मिला, क्या मिला सर, 0.40602। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है, लेकिन हमें प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करना है और प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करने के लिए अल्फा फाइंड करना पड़ता है और उसका फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। सो 1 माइनस 0.40602, सो माइनस 1 इज इक्वल टू 0.59398। ओके, ये हमारा आंसर है और आप देख सकते हो, देखिए ये आंसर मिल गया। इजी सर, ये ज़्यादा इजी है। यस, मैंने पहले ही बोला आपको। ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कंज्यूमर रिस्क फाइंड कर लेंगे इसी के लिए। ठीक है, कंज्यूमर रिस्क फाइंड कर लेंगे। सो कंज्यूमर रिस्क फाइंड करने के लिए हमारे पास फिर से P डैश चाहिए, P डैश 2 चाहिए और वो होता है LTPD। और LTPD देखो यहाँ पे गिवन है, आई थिंक 0.08, यस 0.08। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर ये 0.08 है तो NP डैश क्या होगा सर, वो 4 हो जाएगा। अगर आप 0.08 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस 0 के लिए और 1 के लिए ऑलरेडी हमने पहले से लिख के रखा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, e रेस टू माइनस 4 4 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस 4 4 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। देखिए
ये समझिए आप, जैसे हाइपर जियोमेट्रिक में सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज होता है, वो भी 2 जगह पे, यहाँ पे भी ये 2 जगह पे चेंज होगा, क्योंकि डी की वैल्यू ही हमें चेंज करनी है, बाकी तो कांस्टेंट रहेगी ना। ये जो होता है वो हमारे लिए आपको पता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो तो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ ये जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आता, अगर 3 होता तो 3 और 3 आता। ओके, ये याद रखिए। इसमें से हम e⁻⁴ को कॉमन लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 + 4 दैट इज 5। अब हमें करना कुछ नहीं है, e⁻⁴ का देखो वैल्यू गिवन है 0.01832 और उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 0.01832 इंटू 5, आंसर इज 0.0916। ठीक है, अब हमें कंज्यूमर रिस्क फाइंड करना है। याद रखना, ये आपने अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस फाइंड किया है, अगर आप यही लिख के आ जाओगे तो वो गलत गिनाएगा, आपको कंज्यूमर रिस्क फाइंड करके बताना है। कंज्यूमर रिस्क इज बीटा एंड बीटा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, और आंसर आपको पता है यही आएगा, राइट। तो आप देख सकते हो आंसर इज 0.09160। इजी? यस सर, बहुत इजी लग रहा है। चलिए एक और सम पॉइसन का करवा लीजिए, तो हम फिर आपसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमें इतना पता चल गया कि हम इजीली अब कर पाएंगे सम। ठीक है, चलिए फिर से वैसा ही कुछ सम है। 21 कैपिटल एन 1500, स्मॉल एन 100 एंड सी यहाँ पे 2 है। ठीक है, एक ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो पी ए फाइंड करना है, पी ए सी 2 तक जाना है, 0 से ही स्टार्ट करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। सो हमें 3 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये 3 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। अब ये 3 कैलकुलेशन करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमें लेना है e⁻⁻np डैश np डैश रेज टू डी और डी फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब हमने प्लॉट जमा के रख दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूस द रिस्क फॉर दिस P-1 और AQL, और AQL क्या है? यस 0.03 है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर NP' फाइंड करेंगे तो देखिए n स्मॉल n 100 है और उसको NP' से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब डायरेक्टली अगर PA फाइंड करें, ठीक है, सो फर्स्ट इज 0, सो हियर e⁻3 3⁻0 0 फैक्टोरियल। ठीक है, e⁻3 3⁻1 1 फैक्टोरियल, e⁻3 3⁻2 2 फैक्टोरियल। क्लियर? ओके सर, अब इसमें से आप e⁻3 को कॉमन ले लीजिए, ये ऑलवेज 1 होगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3⁻2 9, 9/2 4.5। ठीक है, सो हमें इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू देखो गिवन है और दी गई होगी, 0.0498 को मल्टीप्लाई करना है 8.5 से। सो क्या मिलेगा हमें? 0.0498 इंटू 8.5, तो देखिए हमें मिला 0.4233। ये क्या मिला हमें? PA प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। नाउ प्रोड्यूसर रिस्क। प्रोड्यूसर रिस्क क्या होता है सर? वो अल्फा होता है। अल्फा क्या होता है सर? 1 - PA होता है। डेट मीन्स हमें ये जो वैल्यू है वो 1 में से माइनस करनी है। सो आंसर इज 0.5767। यस, ये देखिए। ठीक है, ओके, चलिए सर अब कंज्यूमर रिस्क फाइंड कर लेते हैं। यस, कंज्यूमर रिस्क फाइंड करेंगे। कंज्यूमर रिस्क फाइंड करने के लिए हम इतना कैंसिल कर लेते हैं, इतना कैंसिल कर लेते हैं। कंज्यूमर रिस्क फाइंड करना है सर, उसके लिए P-2 ले लो, उसके लिए आप LTPD ले लो, और LTPD गिवन है आई थिंक 7। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे NP' यानी 100 इंटू 0.07 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वैल्यू तो गिवन है, टेंशन क्यों लेना है हमें। ठीक है, अब PA फाइंड करना है। सो e⁻⁻7, यस 7⁻0/0 फैक्टोरियल, e⁻7 7/1/1 फैक्टोरियल, e⁻7 7/2/2 फैक्टोरियल। कितना इजी है। ठीक है, अब आपको बताइए सब में से ये कॉमन लेना ही है हमें। ठीक है, देखिए ये चैप्टर जब आप कर रहे हो तो आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट डन फिर। ठीक है, हाँ बहुत
डिफरेंट टाइप के सम है जो सिर्फ चैप्टर में है, वो आपको करने होंगे, लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ही अच्छा रिवीजन आपका इस चैप्टर में भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 7 स्क्वायर 49, उसका हाफ हो जाएगा 24.5। ओके, सो अब हमें करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। सो हमारे पास है 0.000912 इंटू ये कितना हो जाएगा, 32.5। सो आंसर इज 0.02964। ठीक है, ये हमें मिला PA, पर हमें तो सर कंज्यूमर रिस्क फाइंड करना होता है, वो होता है बीटा और वो होता है PA। सो यही हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। यस, देखिए सेम आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर में आपने बहुत ही अच्छी 4 चीज़ें पढ़ी, AQL, LTPD, उसकी मैंने थियरी आपको अच्छे से बताई, और जो मैंने थियरी यहाँ पे ली है पूरी बुक में अच्छे से दी गई है, आप वहाँ से ही पढ़ना उसे और समझना। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ कंज्यूमर रिस्क, व्हाट इज़ प्रोड्यूसर रिस्क। उसके लिए मैंने एक टेबल आपको एक्सप्लेन किया था, अगर भूल गए हो, याद नहीं है, तो ये वीडियो है भाई, फिर से वहाँ पे चले जाओ, उसको फिर से देखो, अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, सो इतना आपने इस वीडियो में देखा। अब नए वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। बाय।